सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कवि के बारे में। कवि परिचय। कविवर ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 40 साल तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन का कार्य किया। ये अंग्रेजी के अध्यापक रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अब जयपुर में ही अपना निवास बना रखा है। अब वे जयपुर में रह रहे हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहार पुरस्कार जैसे विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रमुख रचनाएं। अब हम बात करेंगे कवि ऋतुराज की प्रमुख रचनाओं की। तो आइए हम देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संग्रह इस प्रकार हैं। एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद। ऋतुराज ने लोक जीवन और परिवेश से संबंधित समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। उन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी चिंताओं को उकेरा है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण किया है। वे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण और जीवन की विडंबनाओं से संबंधित घटनाओं को बहुत बारीकी से देखते हैं। भाषा शैली। कवि ऋतुराज की भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। उनकी भाषा सामाजिक परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। सीधे साधे शब्दों में भावों की गहनता को अभिव्यक्त करना उनकी भाषा की मुख्य विशेषता है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी सीधे साधे शब्दों में, सीधे सरल शब्दों में बड़े आसानी से व्यक्त कर देते हैं। उन्होंने तत्सम तद्भव देसी विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का भावानुरूप प्रयोग किया है। अलंकारों का भी प्रयोग ऋतुराज ने किया है। उन्होंने श्रृंगार और करुण रस को सभी रसों में विशेष महत्व दिया है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कन्यादान पाठ के बारे में। पाठ परिचय। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे भर हैं। वास्तविक जीवन में नारियों की स्थिति इस आदर्श से कोसों दूर है।
कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। यानी सुंदरता स्त्रियों की कमजोरी होती है। इस कमजोरी का लोग गलत फायदा उठाते हैं और स्त्रियों का शोषण करते हैं। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी स्त्रियों को शोषण से बच निकलने का उपाय सुझाया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में माँ की कोरी भावुकता का ही वर्णन नहीं है, बल्कि एक बहू और पत्नी के रूप में माँ के द्वारा संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी हुई है। स्त्री जीवन के प्रति अपनी गहन संवेदनशीलता का परिचय कवि ने अपनी इस कविता में दिया है। बच्चों, अब हम कविवर ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कन्यादान कविता को। कविता की पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। शब्दार्थ। प्रामाणिक। प्रामाणिक माने सच्चा, वास्तविक। सयानी। सयानी माने समझदार। आभास। आभास माने महसूस होना, एहसास होना। बाँचना। बाँचना माने पढ़ना। पाठिका। पाठिका माने पढ़ने वाली। धुंधले। धुंधले माने अस्पष्ट, ठीक से न दिखाई देने वाला। लयबद्ध। लयबद्ध माने लय में बधी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से अवतरित है। कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। यहाँ भावुकता के साथ साथ माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया गया है। भावार्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। विवाह के समय कन्या का दान करते समय लड़की की मां का दुख बहुत ही वास्तविक था। वह सचमुच दुखी थी, मानो वह अपनी अंतिम पूंजी दान कर रही हो। यहाँ अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। विशेष। यहाँ कवि ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
परंपरागत रूढ़ के कारण लड़की की विदाई के लिए दान शब्द का प्रयोग किया गया है। करुण रस है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंतिम पूंजी बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाषा सरल, सुबोध एवं भावानुकूल है। कविता की अगली पंक्तियां देखेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। मां की दृष्टि में लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी। वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव कर सकती थी, लेकिन दुखों को पढ़ना, सहन करना उसे नहीं आता था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। वह तुकों और लय से बधी कविता की पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशा यह है कि वह विवाह के मधुर मोहक सुखों की ही कल्पना करती थी। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। विशेष यहाँ भारतीय नारी के सीधे सरल एवं भोलेपन का मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ आत्मीयता का भाव प्रकट हुआ है। सीधे साधे शब्दों में मन के भाव को व्यक्त कर दिए गए हैं। बांचना क्षेत्रीय बोली का शब्द है। छंदमुक्त कविता है। भाषा सरल, सुबोध एवं भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। शब्दार्थ। रीझना, रीझना माने प्रसन्न होना। आभूषण, आभूषण माने गहने। शाब्दिक भ्रम, शाब्दिक भ्रम माने
शब्द द्वारा फैलाया गया संदेह। यहाँ माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दिया है। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न न रहना। इसका आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। तुम अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर मोहित न होना, वरना यही मुग्धता, यही प्रसन्नता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बेटी, आग से बच कर रहना। यह रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं। अतः तू सावधान रहना, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना। घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को न सहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, उनके छलावे में न रहना। ये सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने शब्द जाल की तरह स्त्री जीवन के बंधन होते हैं। स्त्री जीवन के बंधन के कारण होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़ों गहनों से यह भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में वे ऐसा करके शोषण करते हैं। इसलिए वस्त्र और कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आजादी मत खो देना। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को देखकर आकर्षित मत होना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे।
यदि लोग यह जान गए कि तू निश्चल, सरल और भोली भाली है, तो वे तेरा शारीरिक, मानसिक सब प्रकार से शोषण करेंगे। तुझे अपने अधिकारों के प्रति हर पल सजग रहना है, जिससे कोई भी तुझ पर किसी प्रकार का अन्याय न कर सके। तू कभी भी किसी भी अन्याय को चुपचाप सहन मत करना, और यह तभी संभव है कि भीतर से तो लड़की जैसी बनकर रहना, किंतु बाहर से लड़की जैसी दब्बू बनकर मत रहना, कमजोर मत दिखना। विशेष यहाँ कवि ने स्त्री की कोमलता का कमजोरी के रूप में उपहास करने के कारण लड़की जैसा न दिखाई देने के आदर्शीकरण का प्रतिकार किया है। यानी स्त्रियों को अपने ऊपर हो रहे अन्याय और शोषण से बच निकलने का उपाय सुझाया है। यहाँ माँ का क्रांतिकारी भाव प्रकट हुआ है। माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। मुक्त छंद है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के में उपमा अलंकार है, तथा माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में विरोधाभास अलंकार है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। तो इस प्रकार कन्यादान कविता के माध्यम से कवि नारी जागृति का संदेश देना चाहता है। यह बताना चाहा है कि पुरुष प्रधान समाज ने नारी को आदर्श रूप देने के लिए अनेक प्रतिमान गढ़ लिए हैं। ये प्रतिमान नारी के लिए बंधन है। कवि नारी को अपनी इन बेड़ियों को समझने और इन्हें तोड़ने की प्रेरणा देता है। उसके अनुसार नारी का सौंदर्य, उसकी प्रशंसा, वस्त्र, आभूषण आदि उसे बंदी बनाए रखने के लिए साधन है। यदि नारी अपनी इन कमजोरियों को समझ ले तो वह शक्तिशाली बन सकती है और पुरुषों के शोषण और अत्याचार से मुक्त हो सकती है। तो बच्चों, हमारा यह कर्तव्य है, या समाज के हर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह नारी का सम्मान करे, उनका शोषण न करे। उन्हें शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाए। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति तैयार करेंगे। इस वीडियो व्याख्यान में
शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए, पढ़ने, सुनने, देखने और समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।